once you are bitten with certain शाना बशाना रहा और बड़े वोकल, और हमेशा मेरे साथ जितने भी चैनलों पे वो बैठते थे, चाहे असेंबली में मिलते थे, मिनिस्टर भी बने, पहाड़ी बोर्ड के चेयरमैन भी बने, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में बड़े स्ट्रॉन्ग अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। और देखिए, किसी इंसान के जाने के बाद उसकी भरपाई तो नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती उस इंसान की, लेकिन ये है कि जितना रोल वो प्ले कर सकते थे जम्मू कश्मीर की सियासत में, जम्मू कश्मीर के रख रखाव में, और खासकर पीस पंचाल की आइडेंटिटी को कायम दायम रखने में वो उन्होंने निभाई। और आखिर में जो खास करके पहाड़ी कौम को जिस एक बेड़े को लेके वो चले थे, उसको किनारे लगा के ही बिल्कुल सांस ली। और अवान साहब, पहाड़ी स्टेटस की बात आप करें तो पिछले 10-15 साल से वो जिस तरह जद्दोजहद कर रहे थे, मैं हमेशा उनके साथ उनकी कॉन्फ्रेंसेस में, उनके प्रोग्राम्स में जाया करता था, मुझे बुलाते थे, वो यहाँ भी आते थे मेरे पास, और एक कंसिस्टेंसी थी उनको कि मुझे अपने पहाड़ी कौम के लिए ये करना है। और फाइनली अल्लाह ने उनकी आवाज़ सुनी और वो मिला हमें स्टेटस, और 12-15 लाख लोग उससे आज उसका फ़ायदा ले रहे हैं। और मुश्ताक बुखारी साहब में बहुत सी खूबियां थी जो मैं आपके छोटे से इंटरव्यू में बयान नहीं कर सकता, लेकिन यह कि उनको सही खराज अकीदत यही होगी कि जो वो अधूरे काम छोड़ गए सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो उनके आने वाली जो जनरेशन है वो पूरे करे, और जो पॉलिटिकल स्पेस वो छोड़ गए हैं उनमें से उनके जो दोस्त हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उसको पूरा करने में उनकी ख्वाहिशें जो थी, जो अधूरे काम है उनको पूरा करने में वो आगे बढ़े। और किसी भी इंसान को, ऐसे नोबल इंसान को यही ट्रिब्यूट होती है कि खुले दिल से सियासत करे, जिस भी प्रोफेशन में है खुले दिल से सर्व करे लोगों को। और पीर पंचाल बहुत डिप्राइव्ड इलाका है, इसकी खिदमत जितनी भी हो सकती है इसको उठाने की और आगे ले जाने के लिए हम सबको करनी चाहिए, और उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। और इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। हमारी दुआएं ये हैं कि अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, उनकी मगफिरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो भी एक उम्मीद लेके, एक आस लेके इलेक्शन में आए थे। शायद वो ये भी सोच रहे होंगे कि अगर इंशाल्लाह वो जीत जाते तो कल अगर बीजेपी की हुकूमत बनती है तो वो मिनिस्टर भी, क्योंकि वो दो बार नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर रह चुके हैं। तो बहरहाल इसीलिए मैंने कहा कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब जो इस वक्त हैं उनका भी कोई एतबार तो नहीं है, सांस है, किसी वक्त भी रुक सकती है। तो बहरहाल मैं आपसे ये थोड़ा सा तज्जिया लेना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी है वो किस मरहले पे, सियासी तौर पे किस मरहले पे है आने वाले वक्त में। अभी हम प्रिडिक्ट तो ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक तजिया कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। सर, जो मैं देख रहा हूँ 30-35 साल की जो मैं
पॉलिटिकल हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की बड़े क्लोजली उस पर काम करता रहा हूँ या मॉनिटर कर रहा हूँ। ये इलेक्शन बहुत खूबसूरत इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के घर जा जा के उनको अवेयर कर करके और इलेक्शन के फ़ायदे, जमहूरियत को मजबूत करने के फ़ायदे और जम्मू कश्मीर जमहूरी तर्जों पे चले, उसको सब बताने में बड़े मजबूती से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काम किया। हम सब एज ए सिटीजन उनके शुक्रगुजार रहने चाहिए। और जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया रशीद साहब, वो रिमार्केबल है और एक हिस्ट्री जो है लोगों ने बना दी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। और 65 लास्ट फेज में, 56 सेकंड फेज में और 61 फर्स्ट फेज में जो पोलिंग परसेंटेज आई है, वो पूरी दुनिया आज जम्मू कश्मीर को देख रही है कि लोग जो है वो किस तरह से अपने खित्ते को, अपनी यूनियन टेरिटरी को मजबूती से जमहूरी तर्जों पे चलाना चाहते हैं। और एंटिसिपेट करना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि ये वो खित्ता है जहां कैंडिडेट्स ही खड़े नहीं हुआ करते थे। इतनी दहशत का माहौल जम्मू कश्मीर में रहा है पिछले 3.5 डिकेड्स में। और उसी खित्ते में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 40-40, 50 कैंडिडेट्स और 65% पोलिंग अपने आप में ही एक मिराकल है, एक मौजज़ा है। और मुझे लगता है कि जो भी सरकार बनेगी सर, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल, बड़ी ट्रांसपेरेंट और लोगों की उम्मीदों को तरंग जो है वो देगी और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि इस बार हम जम्मू से कोई चीफ मिनिस्टर बना पाएंगे, तो उसके लिए क्या लगता है कि ये जम्मू रीजन जो है, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा, यही डिस्ट्रिक्ट हैं जो जम्मू प्रोविंस के हैं, तो क्या लगता है यहाँ स्वीप करेगी बीजेपी, तब जाके कहीं सीएम बनने की? देखिए ख्वाब देखना और फोरसाइटेड होना बहुत अच्छी बात है किसी इंसान के लिए भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन जो मैं ओवरऑल व्यू देख रहा हूँ रशीद साहब, वो ये है कि नंबर 1 पे एनसी है, नंबर 2 पे भारतीय जनता पार्टी, नंबर 3 पे कांग्रेस और नंबर 4 पे आपकी पीडीपी जो अभी दिख रही है मुझे। और जो भी समीकरण बनेगा, मुझे लगता है पहला समीकरण नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बनेगा। उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तोड़ मोड़ होता है जो हर पॉलिटिकल पार्टी करती रहती है अपने टाइम पे। वो उसमें कितनी कामयाब भारतीय जनता पार्टी होती है वो 8 तारीख को ही आपको पता चलेगा। किंग मेकर जो फिलहाल जाहिरी तौर पे नजर आ रही है, मुझे पीडीपी नजर आ रही है। आपको लगता है कि ये बीजेपी के साथ भी जुड़ के कहीं इनको हुकूमत बनाने में मदद कर सकती है? देखिए वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अपने इंडिया ब्लॉक से बाहर जाएंगे, क्योंकि महबूबा जी ने भी कहा है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। और फारूक साहब ने भी आज सुबह ही कह दिया कि हम बिल्कुल भी इंडिया ब्लॉक के बाहर नहीं जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि वो समीकरण बाद में अगर छोटा मोटा कहीं 2-4 का ऊपर नीचे हो गया तो वो हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई दिखता नहीं। इंजीनियर रशीद का बड़ा तहलका चल रहा था पिछले दिनों, अभी फिर वो वापस तिहाड़ जेल में चले गए हैं, तो वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? इंजीनियर रशीद की सीट्स कितने आने की कुछ? इंजीनियर रशीद का जो मैजिक है वो मैजिकलेस हो जाएगा, वो 2-4 सीटों से ऊपर नहीं जाएंगे। और 2-4 सीटों से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता किसी भी। हाँ, कोई अगर एक छिक्का या एक चौका चाहिए हो किसी मैच में, वैसी कोई कंडीशन हो तो इंजीनियर रशीद का मैजिक चल जाएगा। अदरवाइज इंडिपेंडेंस बहुत जीतेंगे और जीतने भी चाहिए एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिकल सिस्टम में। और ये आपको सब चीजें 8 तारीख को पता चलेगी, लेकिन इंजीनियर रशीद मैजिक जो है वो नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा। अच्छा, तो एक ऐसी जमात जिसके ऊपर बरसों से पाबंदियां चली आ रही थी और उनको कभी एंटी नेशनल, कभी कुछ करार देकर तो उनके ऊपर पाबंदी थी, आज उनको अचानक इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अलाउ कर दिया गया। वो उस जमात के बारे में आप क्या सोचते हैं कि वो भी कोई सीट ले पाएगी? देखिए, आप जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी कुछ इंडिपेंडेंट्स उनके इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब लोग डिसाइड करेंगे कि वो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लोग इररेलेवेंट हो चुके हैं अब कश्मीर की धरती पे। और जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनकी बहनें शहीद होगी इस 30 साल 40 साल के टर्मोइल में, मुझे नहीं लगता लोग उनको वोट करेंगे और वो जीत के असेंबली में आएंगे। हाँ, कुछ सेल्फलेसली इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं, लेकिन जमहूरियत है, जमहूरियत में अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। काज़मी साहब, एक चीज़ बार बार जहन में आती है कि इंजीनियर रशीद के ऊपर भी बड़े ज़बरदस्त आरोप लगे हैं, ये भी देश के ख़िलाफ़ काम करते थे, इनके ऊपर पता नहीं क्या क्या मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केस था।
इनको इजाज़त दी गई, खुद भी इलेक्शन लड़े पार्लियामेंट में और ये एमपी बन गए, और उसके बाद इनके जो बाकी कैंडिडेट हैं असेंबली इलेक्शन में खड़े हैं, रिज़ल्ट क्या आता है उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और जमात इस्लामी को भी अलो कर दिया गया। लेकिन वो लोग जिनको ये कहा जाता है जी कि ये जी वो 500 रुपया लेके पत्थरबाजी करते थे, ये किसी के बहकावे में आते थे, नौजवान लोग हैं, बहकावे में आते थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी, भूख के मारे लोग पता नहीं किस किस मजबूरी की वजह से ये सारा करते होंगे। क्या उन बच्चों को थोड़ी सी राहत देने की ज़रूरत नहीं है कि वो भी एक राहत की सांस ले सकें, वो फिर मेन स्ट्रीम में आ सकें? आज तो बेशुमार उनमें से चाहते होंगे कि अगर हमें मौका दिया जाए हम भी मेन स्ट्रीम में आएँ। रशीद साहब, जम्मू कश्मीर को बड़े करीब से मैंने देखा, और कश्मीर की ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट, ऐसी तहसील नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं, नहीं मिला हूं लोगों से। ये कुछ लोग थे जो इस्लाम को आगे रख के रेडिकलाइज करते थे कुछ चीज़ों को, चाहे वो पाकिस्तान की डिक्टेशन पे, चाहे वो हुर्रियत की डिक्टेशन पे, या मसलन कुछ और चीज़ों पे, जिससे कि जम्मू कश्मीर अनरेस्ट में रहता था। तो मैं समझता हूं कि आज ना तो मस्जिदों से वैसे कोई फतवे जारी हुए हैं, ना मेरी माताओं और बहनों के लिए कोई फतवा जारी हुआ है, और ना ही कोई इन चीज़ों को अब मानता है कश्मीर की धरती पे, क्योंकि लोग, बच्चे से बुजुर्ग जो है वो समझदार है, वो जानता है कि हमने क्या खोया और क्या पाना है। वो सिर्फ पाने की चाहत में अपने वोट का इस्तेमाल करने घर से निकला है कि हमारा आने वाला नस्ल जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो जमहूरियत को मजबूत करके है। ये पाकिस्तान की तरफ मुंह करके, या उन लोगों को जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनको देख के हम वोट नहीं करेंगे। हम दिल्ली को देख के अपने वोट की कीमत जो है उनको बताएंगे, और वही से जो भी रिजल्ट आएगा वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बनाएगा। तो वो सब जो रेडिकलाइज ग्रुप थे वो सब धरे के धरे रह गए, और इलेक्शन के रिजल्ट पे भी आपको पता चलेगा कि कितने जमात के लोग जीते और कितने वो हिमायत करने वाले स्टोन पेल्टर्स के या हुर्रियत के वो कितने जीते। लेकिन ये है, एसेंस ऑफ द जमहूरियत शुड प्रिवेल ऑन द ग्राउंड, और जम्मू कश्मीर जो है प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट के ऊपर लोगों ने वोट किया है, वही प्रिवेल करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 1-2 सालों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, अमन कायम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, हर आदमी अपने आप को महफूज महसूस कर रहा है। तो वो लोग जो स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व थे, वो भी इस बदलती कश्मीर के साथ बदलना चाहते हैं, वो बाहर आके समाज में अपना रोल अदा करना चाहते हैं। क्या उनको एक मौका मिलना चाहिए? देखिए, ये तो सरकार जब आएगी और सरकार का काम है, उसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत पॉलिसी रही है रिहेबिलिटेशन की, चाहे वो सरेंडर मिलिटेंट थे, उनको MLA MLC तक बनाया सरकार ने, 96 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज चलती रही हैं। और सिंपैथेटिकल ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम क्या और नया आयाम लिखेगी आने वाले वक्त में, 10 अक्टूबर के बाद वो आने वाला वक्त बताएगा और आने वाली सरकार बताएगी। लेकिन ये है, वंस यू आर बिटन विद सर्टेन बैड आइडियोलॉजीज शुड नॉट बी वोटेड टू पावर अगेन to see a different type of experiment as far as disaster of Jammu and Kashmir is concerned। गंदे लोगों को अप्रीहेंड कीजिए, एंटी नेशनल लोगों को आप बिल्कुल अप्रीहेंड कीजिए, और अमन पसंदों को के साथ जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलिए, ताकि जम्मू कश्मीर जो है अच्छी प्रॉस्पेरस डगर पे आगे चल सके। काज़मी साहब, एक सवाल ये जहन में आ रहा है कि हुकूमत बनाने के लिए जो दोनों पार्टियां, दोनों रीजन की मुख्तलिफ पार्टियां कोशिश कर रही हैं, और इंडिया ब्लॉक को ज़्यादा सपोर्ट जो है वो कश्मीर से मिलनी है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो जम्मू की जो सिचुएशन है, ये जो हमारा जम्मू रीजन है, इसमें आपको क्या लगता है कांग्रेस कुछ इम्प्रूव कर पाएगी? जो पिछला इलेक्शन था देखिए, मेरे साथ लोग बात करते हैं कि कांग्रेस 10-12 सीटें लेगी, तो मैं नीचे वाली साइड पे देखता हूं कि अगर कांग्रेस 8 सीटें भी ले जाती है, तभी इंडिया ब्लॉक जो है वो नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा एज फार एज फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया ब्लॉक के साथ अनकंडीशनल सपोर्ट PDP देती है, वो आंकड़े 9 के पार करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर PDP 6-7 भी लेती है और 30 का एवरेज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाता है, तो कंफर्टेबली ये सरकार बनाएंगे। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग भारतीय जनता पार्टी और सारे अपने मंसूबे लगाएगी कि वो सरकार ना बनने दें, और उसी में जम्मू कश्मीर की जो आने वाले जो सरकार है वो डिले हो सकती है। वो सिर्फ बीजेपी करेगी और कोई दूसरी पार्टी नहीं करेगी। मैं सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्टों के लिए आपसे थोड़ा सा तजिया लेना चाहूँगा, एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट और एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 11 सीटों में से कांग्रेस को कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए? 50-50।
50-50 की उम्मीद है। 50-50। तो ये और मैं आपको बता दूं, इस बार ये पहली बार होगा, तो हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे कि कौन सा वोट किसको गया है, लेकिन कांग्रेस को वोट बहुत गया है। लोग दुखी हैं इस वक्त इकोनॉमिकल रिसेशन से। जम्मू कश्मीर में लोगों के काम काज, रोजमर्रा की रोटी वो बंद हो चुकी है, तो लोग साइलेंटली वोट कर रहे हैं। खास करके ताजिर पेशा। 8 तारीख को आपको जब रिजल्ट निकलेंगे, आप देखेंगे कि एक नया आयाम पॉलिटिकल आपके सामने आएगा, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने कितनी सीटें ली और कांग्रेस। काज़मी साहब, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है। मेरे ख्याल में जो तजिया नगार हैं या जो सोचते हैं, एक्सपेक्टेशन जो है शायद इतनी किसी को इससे पहले ना हो, लेकिन आपकी बात सुन के यकीनन कांग्रेस के लिए ये काफ़ी हौसला अफजा बात है। तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 6 सीटें हैं, उन 6 सीटों में से लाल सिंह और उनके जो बाकी पार्टी के साथी हैं वो कितने में कामयाब होने के? 4-6 की एवरेज रखिए आप। 2 सीटें लाल सिंह और उसकी पार्टी ले सकती है, और 4 सीटों पे आप रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट वहाँ की, वो ले सकते हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो समीकरण बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का 25 से ऊपर जाता हुआ मुझे दिखता नहीं। 25 से नीचे रहेगा, और अगर 25 से नीचे रहता है तो 10 सालों में जितनी इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा, जितना तन मन धन उन्होंने लगाया, तो वो अचीवर नहीं रहे। अच्छा, इंजीनियर रशीद और जमात के लोग जो हैं, उनके लिए लोगों का ये खदशा है कि वो अगर कुछ सीटें ले जाते हैं तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आपका बिल्कुल क्या? 100% वो सपोर्ट करेंगे। अच्छा। हाँ, ये प्रॉक्सीज होते हैं, और हर इलेक्शन में हमने देखा है प्रॉक्सीज जो है वो खेल बनाते भी है और खेल बिगाड़ भी देते हैं। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि जो इंडिया ब्लॉक है और उसके जो एलाइज हैं, चाहे उसमें यूसुफ तारिगामी साहब है या कुछ और है, वो उभर कर सामने आएंगे, और मुझे लगता है वही होना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर अमन अमान और अच्छे प्रॉस्पेरस स्टेबल सरकार की तरफ चले। आपके अंदाजे के मुताबिक जो 25 से ऊपर अगर बीजेपी नहीं जाएगी, तो अगर ये 25 पे रुक जाते हैं, तो इंजीनियर रशीद 2-4 सीटें अगर ले लेते हैं, 1-2 जमात वाले ले लेते हैं, तब भी तो बीजेपी की बात बनने वाली नहीं लगती। 25 के नीचे जब बीजेपी जाएगी, सिवाय तोड़ मोड़ के कुछ नहीं करेगी। स्मूथ सरकार किसी की भी नहीं बनने देगी, और हॉर्स ट्रेडिंग पे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो वी कैन बी हेडिंग टुवर्ड्स अगेन ए प्रेसिडेंट रूल फॉर फ्यू मंथ्स, और वो अच्छा नहीं है ना बीजेपी के लिए, ना जम्मू कश्मीर के लिए, ना दिल्ली की बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो सोहेल काज़मी साहब, आपसे हमने बहुत बड़ी जानकारियां ली हैं। मुझे लगता है हमारे आवाम को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और इमेजिनेशंस जो हर आदमी के जहन में है वो कुछ ना कुछ डिसीजन ले पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।